चलिए तो हम शुरू करते हैं डिस्कस करना इस नए टॉपिक के बारे में, जो कि है राइज ऑफ चाइना एंड अ शिफ्टिंग ग्लोबल ऑर्डर। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से चाइना एक इकोनॉमिक पावरफुल कंट्री बना और किस तरह से दुनिया में एक नया चेंजेस आया। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अमेरिका जो कि सोल पावरफुल कंट्री बन के बैठा था, तो उस समय यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा था। चाइना यहाँ पर आकर वर्ल्ड को एक नए मोड़ की तरफ ले जाएगा, जिसे बोला जाएगा मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। तो क्या हुआ, इसे समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि हम लोग जानते हैं 1990s में जब सोवियत यूनियन पूरी तरह से टूट गया 15 देशों में, तो उस समय अमेरिका एकमात्र एकलौती महाशक्ति बन के बैठा था। उस समय उसे यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बोलते थे। लेकिन 21st सेंचुरी के बिगिनिंग में चाइना एक इकोनॉमिक पावरफुल कंट्री और मिलिट्री पावरफुल कंट्री बन के सामने आया। तो अब दुनिया मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ गई है। तो चाइना में ये जो इकोनॉमिक और मिलिट्री ग्रोथ हुआ है, ये कैसे हुआ है और किस तरीके से हुआ है। सबसे पहले तो बात करें इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ चाइना में कैसे आया 1990 के समय। 1990 के तरफ, आपको ये पता है, मैंने इसके पहले पहले के टॉपिक में डिस्कस भी किया था कि चाइना ने अपनी इकोनॉमी को 1990s में पूरी तरीके से खोल दिया, ओपन कर दिया। तो ओपन करते ही चाइना में जो सामान है वो सस्ता होकर बाकी सब देशों में बिकने के लिए जाया करता था, और आज भी जाता है। आज भी हम हमें चाइनीज़ मोबाइल, चाइनीज़ क्लोथ्स, चाइनीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही सस्ते दामों में बाज़ारों में मिलती है। ठीक है, तो चाइना ने अपनी इकोनॉमी को खोला। साथ ही साथ 2001 में चाइना डब्ल्यूटीओ का मेंबर भी बन गया, जिससे वो ग्लोबल बिजनेस से जुड़ गया और ग्लोबल बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिला। मिलिट्री के तौर पे अगर बात करें, चाइना ने मिलिट्री के ऊपर भी अच्छा खासा एक्सपेंशन, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है। नए नए टेक्नोलॉजी, मिसाइल्स हो गया, तोप और गन्स, एम्यूनेशन, साइबर साइबर सिक्योरिटी, इनमें भी चाइना ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। साथ ही साथ चाइना ने और क्या किया, चाइना ने पीसफुल डेवलपमेंट पॉलिसी को अपनाई। पीसफुल डेवलपमेंट पॉलिसी का मतलब होता है चाइना बिना किसी देश से युद्ध किए, बिना किसी देश से टकराए अपनी ग्रोथ पर सिर्फ ध्यान दे रहा था। अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ पर सिर्फ ध्यान दे रहा था। उसे नहीं फर्क पड़ता था कि दुनिया में सीरिया में क्या हो रहा है, इराक में क्या हो रहा है, लेबनान में क्या हो रहा है। नहीं, उन्हें नहीं, चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ता था। चाइना को इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। चाइना को सिर्फ एक ही चीज़ से मतलब था, वो था उसके कंट्री का ग्रोथ। ओके। उसके साथ ही साथ चाइना ने BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव नाम का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। इस प्रोजेक्ट के अंदर चाइना एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, इन सब पिछड़े हुए देशों में जाकर वहाँ इन्वेस्टमेंट करता था, वहाँ रोड्स बनवाता था, वहाँ रेलवे बनवाता था, वहाँ पोर्ट्स बनवाता था, और अरबों डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट वहाँ जाकर कर देता था। बाद में उन सब इन्वेस्टमेंट का अच्छा रिटर्न चाइना को मिलता भी था। इस तरीके से चाइना ने CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, एक प्रोजेक्ट पाकिस्तान में बनाया। इस प्रोजेक्ट के तहत चाइना ने ग्वादर पोर्ट से कनेक्ट होते हुए बहुत रोड्स बनवाई, ताकि ग्वादर पोर्ट से होकर चाइना का सामान आसानी से यूरोप तक पहुंच सके। बट ये ग्वादर पोर्ट बनने के कारण, ये ग्वादर पोर्ट तक कनेक्टिविटी के कारण इंडिया को इससे प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि ये जो कनेक्टिविटी है, ये जो ग्वादर पोर्ट तक का कनेक्टिविटी है चाइना का पाकिस्तान तक में, ये एक्चुअली POK से होकर गुजरता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कि इंडिया का पार्ट है। तो POK से होकर गुजरता है, जिसके ऊपर चाइना ने अनऑफिशियली ऑक्यूपाई करके रखा है जिस पोर्शन को पाकिस्तान में। तो वहां से होकर गुजरता है हमारा ये CPEC प्रोजेक्ट। इस बार से इंडिया को प्रॉब्लम रहा है। साथ ही साथ चाइना अपने मिलिट्री और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए साउथ चाइना सी को अपना बोलता है। साउथ चाइना सी में और भी बहुत सारे देश है, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया। ये सब देश इस बात का विरोध करते हैं कि साउथ चाइना सी में तो ये सब देश भी रहते हैं, छोटे मोटे आइलैंड्स, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम। पर चाइना बोलता है कि नहीं, ये साउथ चाइना सी चाइना का है। और फिर चाइना ने इन सब जगहों पे अपना नेवी कैंप,
मिलिट्री कैंप, बहुत कुछ बना के रखा है। तो ये है। जब इस बारे में अमेरिका को पता चला कि चाइना तो बहुत ज़्यादा ताकतवर होता जा रहा है, एशिया में चाइना के पावर को टक्कर देना पड़ेगा, तो फिर चाइना के पावर को कंट्रोल में लाने के लिए उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट ओबामा ने ये डिसीजन लिया कि 2011 में उन्होंने पिविट टू एशिया नाम का एक पॉलिसी शुरू किया। पिविट टू एशिया का मतलब था कि अमेरिका अब एशिया में अपने दोस्तों जैसे जापान, साउथ कोरिया, भारत के साथ मिलकर चाइना का जो इफेक्ट है उसको कंट्रोल में करने का कोशिश करेगा। अमेरिका ने इन क्षेत्रों में अपनी आर्मी को बढ़ाया, अपने नेवी के शिप्स को भेजा, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भारत, साउथ कोरिया, जापान के साथ मिलिट्री प्रैक्टिसेस और भी बहुत सारी जो भी एक्टिविटीज़ है वो इन सब एरियाज में करना शुरू किया ताकि चाइना के पावर को कंट्रोल में रखा जा सके। ओके। भारत, और एक मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ, इसमें शायद वो नहीं है। एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव जिसको बोलते हैं क्वाड, QUAD। क्वाड क्या है? क्वाड 4 कंट्रीज का ग्रुप है। कौन से 4 कंट्रीज है इसमें? इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये 4 कंट्री क्वाड के मेंबर्स हैं, क्वाड के पार्ट हैं। ये क्वाड को क्यों बनाया गया? क्वाड को इसलिए बनाया गया ताकि इंडियन ओशन और इंडियन ओशन के आसपास वाले एरिया में चाइना अपना पावर ना इंक्रीज कर सके। इसलिए ये चारों देश इस पूरे पोर्शन में, इस पूरे एरिया में, एशिया में मिलिट्री ड्रिल, नेवी ड्रिल वगैरह करते हैं ताकि चाइना के पावर को कंट्रोल में रखा जा सके। भारत के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, भारत का चाइना के साथ नॉर्मली रिश्ता उतना अच्छा रहा नहीं है, टेंशन तो बने रहती है। जैसे जैसे लद्दाख में गलवान वैली में 2020 को इंडिया और चाइना के बीच एक झड़प हुई, और इकोनॉमिक कंपटीशन भी इंडिया और चाइना के बीच में होते रहती है। चाइना की जो BRI प्रोजेक्ट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसमें भारत शामिल नहीं हुआ क्योंकि पीओके से ये योजना गुजर रही थी, पीओके से ये प्रोजेक्ट गुजर रही थी, इसलिए इंडिया को इस बात में प्रॉब्लम थी। ठीक है। इसलिए भारत ने फिर अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर अपने रिश्ते और मजबूत किए, और क्वाड बनाकर इस एरिया में, इंडियन ओशन वाले एरिया में अपने पावर को इंक्रीज किए। ओके। तो ऐसा पूरा समरी क्या है इस पूरे कंटेक्स्ट का, इस पूरे स्लाइड का, कि 21st सेंचुरी के बिगिनिंग में चाइना दुनिया में इकोनॉमिक और मिलिट्री तौर पे ताकतवर बन चुका था। चाइना ने BRI जैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जिससे वो एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के साथ कनेक्शन डेवलप करना चाहता था। साउथ चाइना सी में भी चाइना ने टेंशन पैदा की। अमेरिका ने इसको देखकर पिविट टू एशिया नाम की एक पॉलिसी, है ना, पिविट टू एशिया नाम की एक पॉलिसी स्टार्ट की जिससे वो भारत और अपने दोस्तों के साथ, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन सब दोस्तों के साथ मिलकर चाइना के बढ़ते ताकत को टक्कर दे सके। ठीक है, तो अब आप इस स्लाइड को पढ़िए तो आपको अब सब कुछ समझ में आने लगेगी। जैसे बाय द अर्ली 21st सेंचुरी चाइना's इकोनॉमिक एंड मिलिट्री ग्रोथ signaled the beginning of a shift from unipolar to multipolarity। तो यूनिपोलर से मल्टीपोलैरिटी की तरफ बढ़ने लगा। द चाइनीज गवर्नमेंट परस्यूड अ स्ट्रेटेजी ऑफ पीसफुल डेवलपमेंट while expanding its influence in Asia, Africa, Latin America through initiatives like Belt and Road Initiative। बीजिंग मतलब चाइना का कैपिटल। बीजिंग also strengthened its military capability, leading to concern among neighboring countries and the US। China's rise coincided with the growing tension in the South China Sea, where Beijing's territorial claim clashed with those of neighboring state. The US responded with its pivot to Asia policy under the Obama administration, seeking to strengthen alliance in the region to counterbalance Chinese influence। तो चलिए, ये टॉपिक भी हमारा कवर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।